ओके बच्चों, तो आज हम लोग हमारे ऑसिलेशंस के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज़्यादा वेटेज ऑसिलेशन का ही है आपके टेक्स्ट बुक में अगर देखा जाए तो, और स्टेशनरी वेव्स का भी है, और दोनों इक्वल वेटेज के हैं, तो दोनों 7-7 मार्क्स के हैं विद ऑप्शन। तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है चैप्टर। इसको समझ लेना, सीख लेना बहुत ज़रूरी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी, साथ साथ आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। इसके अलावा कुछ और बातें मैं कह दूँ आपसे। जो बच्चे कह रहे हैं कि टेलीग्राम का लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके पास टेलीग्राम का ऐप नहीं है तो आप वो चैनल को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करिए जा करके, उसके बाद वो लिंक पे क्लिक करिए, आप वो क्या करेंगे, ग्रुप को सीधा सीधा ज्वाइन कर जाएंगे। ओके, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे कह रहे हैं सर अभी सिर्फ बोर्ड की सीरीज चलाएँ, तो मैं उनसे एक बात कह दूँ कि मेरे पास और भी बहुत सारे बैचेज़ हैं, और भी बहुत सारे बच्चे मेरे चैनल को रेफ़र करते हैं, बहुत सारे रिपीटर्स भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चैनल को रेफ़र करते हैं। तो उनको एंट्रेंस की ज़रूरत है, और जो महाराष्ट्र स्टेट वाले हैं उनको फिलहाल अभी बोर्ड की ज़रूरत है। तो दोनों जैसे जैसे मैं लेक्चर लेते जा रहा हूँ वैसे मैं अपलोड करते जा रहा हूँ, तो दोनों का फ़ायदा देख रहा हूँ मैं। एक कोई अपना फ़ायदा ना देखे, आपका भी फ़ायदा हो रहा है, उनका भी फ़ायदा हो रहा है। ओके, चलिए। तो हमारे क्वेश्चन बैंक में सबसे पहला जो क्वेश्चन है ऑसिलेशन चैप्टर से, वो क्या है? वो है ऑब्टेन डायमेंशंस ऑफ फोर्स कांस्टेंट के। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको फोर्स कांस्टेंट के डायमेंशंस निकालने हैं। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, समझे, तो उसकी कंडीशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, माइनस S। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर SHM। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू माइनस K। ये हम लोग लिखते हैं। समझ में आ गया? K क्या है? K हमारा क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स कांस्टेंट। तो ये हमारा फोर्स कांस्टेंट है। अगर ये हमारा फोर्स कांस्टेंट है, उनको K के डायमेंशन निकालना है। बड़ा आसान है, फॉर्मूला मिल गया मुझे। K इज इक्वल्स टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड में लेंगे तो क्या होगा, F अपॉन x। फोर्स के डायमेंशन बता सकते हो क्या, L1 T-2। समझ में आ गया? और x के डायमेंशन L1, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कैंसिल हो गया, तो फोर्स कांस्टेंट क्या आ जाएंगे, N1 T-2, ये उसके डायमेंशन। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो। तो ये बड़ा आसान सा है। इसके बाद क्या, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन परफॉर्मिंग लीनियर SHM। अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, सफा अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है, समझ में आ गया, तो उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होता है, यहाँ देखें सब, डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन होता है x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। समझ में आ गया? ये डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन। अगर मीन से स्टार्ट करेगा तो कुछ और होगा, एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो कुछ और होगा, लेकिन जो जनरल है किसी भी पोजीशन पे वो क्या होता है, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा। x क्या है इसमें, पोजीशन है, समझ में आ गया। a क्या है इसके अंदर, एम्पलीट्यूड है, समझ में आ गया। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, या एंगुलर वेलोसिटी कह लो उसको, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कहाँ से आ गई, पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, लेकिन वो पार्टिकल का जो रेफरेंस सर्कल होगा, इसमें एक और रेफरेंस पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। ठीक है, बताया था मैंने। और अल्फा जो है इसको क्या कहते हैं, इपॉक, इपॉक कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, इनिशियल फेज के। तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी कि जो इक्वेशन आपने लिखी है उसमें कौन सी चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, चलो जल्दी से कॉपी कर लो। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन पाथ लेंथ एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM। आपको क्या डिफाइन करना है, पाथ लेंथ और एम्पलीट्यूड। ठीक है, पाथ लेंथ क्या होता है बताओ जरा, पाथ लेंथ क्या चीज़ होती है? बहुत सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा है, लेंथ ऑफ द टोटल पार्ट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। जैसे ये पार्टिकल मेरे पास है और ये क्या कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से मान लो शुरू करता है, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ए ट्रैवल करेगा, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेगा बताओ, यहाँ पर फिर रिटर्न आएगा, फिर यहाँ पर जाएगा, फिर रिटर्न आएगा। तो ये भी यानी टोटल पाथ की लेंथ कितनी है, 2 है, a प्लस a कितना हो गया, 2 है। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो बेसिकली पाथ लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। समझ में आ गया? एक पार्टिकल जो क्या परफॉर्म कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है, उसके पाथ की जो लेंथ है वो क्या है, पाथ लेंथ। समझ में आ गया? एंड पाथ लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, पाथ लेंथ जो होती है वो होती है 2 है। समझ में आ गया? पाथ लेंथ कितनी होती है, 2 है। समझ में आ गया? इसके बाद क्या निकालना, बताना है आपको, एम्पलीट्यूड बताना है। एम्पलीट्यूड क्या चीज़ होता है, बता सकता है कोई? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। समझ में आ गया? ठीक है, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM
performing SHM, the maximum displacement from the mean position is called as amplitude. समझ में आ गया? उसी को आप लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं. समझ में आ गया? फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. ठीक है? चलो हो गया? क्वेश्चन जो है ना इसके रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं. पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करवा देंगे आप. चैप्टर का कोई एस्पेक्ट नहीं छोड़ रहे हैं. पूरा चैप्टर कवर कर रहा है. पूरा चैप्टर. न्यूमेरिकल के लेवल भी बहुत अच्छे हैं. अच्छे न्यूमेरिकल पूछेंगे. तो ये अगर आप कर रहे हैं, अगर प्रॉपरली आप वीडियोस को देखें या इसको रेफर करें प्रॉपरली ना, आपका पूरा चैप्टर याद हो जाएगा. पूरा का पूरा चैप्टर. जल्दी लिख लो. बहुत कुछ करना है हमको आज. हो गया? चलो आगे चलो. तो पाथ लेंथ भी लिख लिया, इसके बाद एम्पलीट्यूड भी समझ लिया. आगे चलते हैं. आगे क्या है? अच्छा पीछे का वो ग्रेविटेशन और रोटेशन याद है? भूल गए? याद है? चलो उसको भी रिवाइज करेंगे. खोल दो. चलिए तो अभी क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बता दो. अभी किया था x इक्वल्स टू a sin omega. रिपीटेड क्वेश्चन. रिपीट हो गया क्वेश्चन. समझ में आ गया? उसके बाद हेंस डिफाइन इनिशियल फेज, यानी क्या करो? अल्फा को डिफाइन करो. समझ में आया? ठीक है. तो फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें जो पहला पार्ट है उसका क्या आएगा? x इक्वल्स टू a sin omega t प्लस अल्फा. समझ में आ गया? ठीक है. अब इसको क्या बोलता है? डिफाइन करो. अल्फा क्या होता है? इनिशियल फेज क्या होता है? या इपॉक क्या होता है? इपॉक जो है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो पार्टिकल का स्टेट बताती है एट द स्टार्ट ऑफ मोशन. पार्टिकल का स्टेट क्या मतलब होता है? पार्टिकल के स्टेट के दो मतलब है. ठीक है ना? यहाँ पर उसका स्टेट का मतलब अलग है. जब आप SHM ऑसिलेशन करेंगे तो स्टेट का मतलब अलग होता है. जब आप मैकेनिक्स करते हैं ना, समझ में आ गया? ठीक है. काइनेमेटिक्स करते हैं तब स्टेट का मतलब अलग होता है. वहाँ स्टेट का मतलब होता है रेस्ट और मोशन. क्या मतलब होता है? रेस्ट और मोशन. और यहाँ पर स्टेट का मतलब होता है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है और उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है. समझे? क्या बोलता है वो? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है एट द स्टार्ट ऑफ मोशन. इसके बारे में और मैं डिस्कस करूंगा जब मैं डेरिवेशन पे आऊंगा. अभी फिलहाल आप क्या करेंगे? इस चीज को याद रखेंगे. ठीक है कि एपॉक बेसिकली क्या होती है? इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी. क्या होती है? अ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी यानी क्या? दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड. अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिस्क्राइब्स द state of a particle at the start of state of particle performing SHM. ये बोलना है कौन सा पार्टिकल? state of particle performing SHM at the start of motion. समझ में आ गया? ठीक है. तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो क्या करती है? पार्टिकल का स्टेट बताती है. ठीक है. कौन से पार्टिकल का? जो SHM परफॉर्म कर रहा है एट द स्टार्ट ऑफ मोशन. यानी इसकी शुरुआत में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था और उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या था. आसान भाषा में अगर इसको समझने की कोशिश करो, देखो ध्यान से. पार्टिकल अगर SHM परफॉर्म कर रहा है, SHM अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा. ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है. यहाँ से शुरू करके यहाँ जा रहा है, या यहाँ से शुरू करके इस तरफ जा रहा है, या यहाँ से शुरू करके यहाँ जा रहा है, या यहाँ जा रहा है. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो अल्फा आपको ये बताता है कि शुरू में वो कहाँ पर था और मीन्स की तरफ जा रहा था कि मीन से दूर जा रहा है. अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अल्फा आपको क्या बताता है? शुरुआत वाली कंडीशन बताता है कि शुरू में वो कहाँ पर था, किस पोजीशन पे था और वो कहाँ जा रहा था. मीन के तरफ जा रहा था कि मीन से दूर जा रहा था. ये काम करता है. समझ में आ गया? क्लियर है? तो जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है ये बहुत इलैबोरेटिव होता है. ये तुमको बता देता है उसका एम्पलीट्यूड क्या है. ये तुमको बता देता है कि उसका रेफरेंस सर्कल वाला जो पार्टिकल है उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है. ये तुमको बता देता है कि शुरुआत में वो कहाँ था और कहाँ जा रहा था.
तो यानी इतनी सारी चीजें तुमको समझा देता है। समझ में आ गया? तो पर्टिकुलर टाइम तुम पुट करोगे, तुमको पता लग जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम पे वो कहाँ पर होगा। तो इतने स्पेसिफिक होते हैं फिजिक्स में। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो बड़ा जबरदस्त इक्वेशन उन्होंने लिख दिया ये, ठीक है। तो ये हो गया, दोनों चीजें समझ में आ गई, दिक्कत नहीं इसमें। चलो आगे चलो। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है स्टेट द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करे तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करे तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, हम लोग पहले मीन की बात करते हैं, मीन पोजीशन। तो अगर पार्टिकल क्या कर रहा है, अगर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और मान लो ये मीन पोजीशन है, मान लो, जरूरी नहीं यही मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन का मतलब वो जहां पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। समझ में आ गया? ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये मीन पोजीशन है मान लेते हैं। तो अगर पार्टिकल यहाँ से ऐसे जा रहा है, इस साइड जा रहा है, उस साइड जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, तो मीन पोजीशन से अगर वो शुरू कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो अगर वो मीन पोजीशन से शुरू करता है तो x = a sin ओमेगा t बन जाता है। क्या बन जाता है? x = a sin ओमेगा t। अगर वो एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है, सेकेंड वाला केस क्या होगा, एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन से। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब क्या, यानी बताओ कहां से स्टार्ट करेगा, या तो ये वाले पॉइंट से, या तो बी से स्टार्ट करेगा, या तो सी से स्टार्ट करेगा। समझना? अगर वो एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो a cos ओमेगा t। इक्वेशन क्या बन जाता है, a cos ओमेगा t। याद रहेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ा काम आएगा तुमको। बता देता है वहां पर पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, मीन से स्टार्ट कर रहा है, बता देता है तुमको। यहाँ तक समझ में आ गई बात? चलिए अभी क्या है सिक्स्थ में, व्हाट आर द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। पार्टिकल अगर मीन से स्टार्ट करे, फिफ्थ में क्या कहता है, पार्टिकल अगर क्या करे, मीन से स्टार्ट करे, अगर वो मीन से स्टार्ट करेगा तो उसके डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में क्या फेज डिफरेंस है, डेल्टा फाई कितना है, और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में क्या फेज डिफरेंस है, डेल्टा फाई कितना है। समझ में आ गया? इसको कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे कल, जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अभी मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, उसको याद करने, ठीक है। ऐसे आप लोग करें, इस तरीके से, ये आपका x, ये आपका v, ये आपका a। ये जो है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में जो फेज डिफरेंस होता है वो π/2 होता है। क्या होता है? π/2। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में जो फेज डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, π/2। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, π/2। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इससे आपको याद हो जाएगा, इन दोनों में क्या है, π/2। समझ में आ गया? इन दोनों में क्या है, π/2, लेकिन इन दोनों में क्या है, π। बस समझ में आ रही? ठीक है भाई। चलो अब ये कहाँ से आया, किससे स्टार्ट किया, मीन पोजीशन से। एक्सट्रीम से भी स्टार्ट करेगा तो सेम चीज होने वाली है। समझ में आ गया? डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में π/2, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में π/2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में π। समझ में आया? क्लियर है? तो चाहे आप मीन से स्टार्ट करें, चाहे आप क्या करें, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करें, यही केस बनने वाला है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, तो डेल्टा फाई बिटवीन क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी कितना होगा, वो π/2, ठीक है। एंड डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, वो कितना है, फाई। चाहे मीन से स्टार्ट हो, चाहे एक्सट्रीम से स्टार्ट हो। चलो भाई इसको कॉपी कर लो। आई एम सॉरी, सेवेंथ वाला, what is the phase difference between displacement and velocity, displacement and acceleration of particle performing SHM starting from extreme position। मैंने आपसे कहा कि मीन से करें या एक्सट्रीम से करें उतना ही फेज डिफरेंस आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 8th क्वेश्चन बताना पड़ेगा, क्या, डिफाइन एपॉक ऑफ एसएचएम। एपॉक बोल दो या इनिशियल फेज, अभी हमने किया उसको, है ना भाई। क्या होता है वो बता दो जरा। It's a physical quantity describes the state of a particle at the start of motion। समझ में आ गया? मोशन की शुरुआत में पार्टिकल का क्या स्टेट है ये आपको बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या, स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, निकालनी है बेसिकली, स्टेट करनी है। तो स्टेट क्या है, इसका एक्सप्रेशन किसी को याद है क्या? टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। टोटल एनर्जी क्या होती है, वो होती है हाफ के ए स्क्वायर। क्या होती है वो, हाफ के ए स्क्वायर। इसमें के क्या चीज है, फोर्स कांस्टेंट जो हमने देखा था, और ए क्या चीज है, एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया? क्लियर है? ये उसका क्या है, एक्सप्रेशन है।
समझे? ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, 10th क्वेश्चन देखिए ध्यान से। What is the ratio of potential energy to kinetic energy of a particle performing SHM at a distance of x equals to a by 2, where a is the amplitude of SHM? आपको किसका रेशियो निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? इनका रेशियो निकालना है। कब निकालना है? जब x का वैल्यू क्या हो, a by 2। समझ में आ गया? तो x का वैल्यू a by 2 है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? बड़ा आसान है, देखो ध्यान से। यहाँ कर देता हूँ। x का वैल्यू क्या है, a by 2 है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होती है वो? हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बाय 4। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, कोई बता सकता है? क्या होता है वो? हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या है वो? हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर बाय 4। यानी कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होगा, 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर बाय 4, देयरफॉर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। इन दोनों को क्या कर देते, डिवाइड कर देते। जैसे दोनों को डिवाइड कर देंगे, यही कर देते हैं डिवाइड। क्या होगा देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के a स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ के 3a स्क्वायर बाय 4। समझ में आ गया? हाफ के कैंसिल, a स्क्वायर बाय 4 a स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, तो बचेगा क्या, 1/3। आ गया आंसर। समझे? क्लियर है? तो इसमें मेन मुद्दा ये नहीं है इसको कैलकुलेट करना है, तो 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर लेगा। इसमें फॉर्मूले याद करवाना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो फॉर्मूले क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी का हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबको देखिए, ये जो हमने क्या लिखा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ के ए स्क्वायर, ये लिखा है ना। के जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ क्या, तो बता सकता है क्या होता है? ओमेगा जो होता है वो अंडर रूट ऑफ होता है m/k। समझ में आ गया? ठीक है, इस तरीके से, या फिर ऐसे लिख दो, उसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। सॉरी, k इज इक्वल्स टू क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर, k बाय m। ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ k बाय m। तो k का वैल्यू क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर। k का वैल्यू क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हैं, वो होता है अंडर रूट ऑफ k बाय m। ठीक है, तो k की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, k की जगह पे लिख देता हूँ m ओमेगा स्क्वायर। क्या लिख दिया, m ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद क्या, देखो इसके आगे तो ये बढ़ गए। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये होता है एक्सेलरेशन। समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे तो सिर्फ क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर x। समझ में आ गया? तो अगर मैं ओमेगा स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a/x। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो है ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, a/x। तो आ गया हाफ इंटू m इंटू a/x और कैपिटल A का स्क्वायर। स्मॉल a क्या है, एक्सेलरेशन, कैपिटल A क्या है, एम्पलीट्यूड, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, m क्या है, मास। समझ में आ गया? सारी चीजें एक्सप्लेन कर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिफाइन आइडियल सिंपल पेंडुलम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, डिफाइन किसको करो, आइडियल सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या चीज होती है? अगर सिंपल पेंडुलम आप उन्होंने देखा ही होगा, क्या कर दो आप, एक स्ट्रिंग ले लो, नीचे क्या लगा दो, बॉल। आ गया? तो कैसी होती है, लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होती है, और ये पॉइंट मास कैसा होता है, हैवी पॉइंट मास होता है। समझ में आ गया? हैवी पॉइंट मास, और आइडियली तो इसका मास इनफाइनाइट होता है। आइडियली इसका मास कैसा होता है, इनफाइनाइट मास, बहुत हैवी होता है। और ये कैसी होती है, लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। समझ में आ गया? लेकिन आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दिया है वो आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो लिखो जल्दी से डेफिनेशन। An ideal simple pendulum is defined as, an ideal simple pendulum is defined as a heavy particle ब्रैकेट में लिखेंगे पॉइंट मास, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पॉइंट मास। A heavy particle, point mass, suspended by a weightless, suspend यानी लटका देना। ठीक है, तो suspended by a weightless, inextensible, suspended by a weightless, inextensible and twistless string, suspended by a weightless, inextensible and twistless string, suspended by a weightless, inextensible and twistless
string from perfectly rigid support, from perfectly rigid support, from perfectly rigid support. समझ में आ गया? ठीक है. प्रैक्टिकली क्या है पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल नहीं. क्यों नहीं? एक तो वो पॉइंट मास है. पॉइंट मास कभी इनफाइनाइट मास का हो ही नहीं सकता है. वो तो पॉइंट मास है और दूसरा हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट मास का है. समझ में आ गया? दूसरी चीज़, ये तो पहली बात है. दूसरी चीज़ के अंदर ये है, ये कैसी स्ट्रिंग है? वेटलेस. वो भी कैसी? इनएक्सटेंसिव. वो भी कैसी? ट्विस्टलेस. समझ में आ गया? ये भी पॉसिबल नहीं. समझ में आ गया? ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया हमने, आइडियली डिफाइन किया और आगे जाके कहता है परफेक्टली रिजिड सपोर्ट. कोई इस दुनिया में कोई भी बॉडी रिजिड हो ही नहीं सकती, तो परफेक्टली रिजिड सपोर्ट भी नहीं हो सकता. समझ में आ गया? तो इस दुनिया में आइडियल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम नहीं हो सकता. प्रैक्टिकल हो सकता है जिसका डेफिनेशन आपको दिया हुआ है. स्मॉल हैवी स्फीयर बॉब सस्पेंडेड लाइट एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट. समझ में आ गया? ठीक है भाई. तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है. आइडियल सिंपल पेंडुलम एग्जिस्ट नहीं करता. समझ में आ गया? तो क्या डेफिनेशन है बोलो आइडियल का? हैवी पॉइंट मास कैसा होता है? वो सस्पेंडेड वाया वेटलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. समझ में आ गया? ठीक है. उसके बाद क्या कहता है? बाय वेटलेस इनएक्सटेंसिबल एंड ट्विस्टलेस स्ट्रिंग फ्रॉम परफेक्टली रिजिड सपोर्ट. समझ में आ गया? आइडियल केसेस क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी डिवाइस हो, जो भी चीज़ हो, अगर वो सबसे बेस्ट होगा तो वो ऐसा होगा. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सबसे बेस्ट होगा तो ऐसा होगा. तो हम लोग वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद की चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है. बोर्ड एग्जाम का झटका नहीं लग रहा है और प्रीलिम का झटका लग रहा है. बोर्ड एग्जाम आ रहा है उसका झटका लग रहा है. पेपर तुम दे तो चेक करके थोड़ी देने वाले. कोई कॉलेज में नहीं चेक नहीं, कॉलेज में नहीं भेजते. रिकॉर्ड रखना पड़ता है. बोर्ड वाले कभी भी आकर के उन लोगों को पूछते. चलो आगे. आइडियल सिंपल पेंडुलम तो हो गया. डिफाइन सेकंड्स पेंडुलम, सेट द फॉर्मूला फॉर इट्स लेंथ. सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है? जो आपके घड़ी का वो टिक टॉक वाला पेंडुलम होता है, तो मान लो सेकंड्स पेंडुलम. जब वो एक साइड पे जाता है तो वो 1 सेकंड, दूसरे साइड पे आता है तो 1 सेकंड, तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है. 1 1. समझ में आ गया? 1 1 मतलब मिला के 2 ऐसे. ठीक है भाई. चलो, तो सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है? बड़ा सिंपल है, बता दो. सेकंड्स पेंडुलम नाम ही क्यों रखा है उसका? हाँ बोलो जल्दी से. पेंडुलम टाइम पीरियड इज 2 सेकंड. समझ में आ गया? पेंडुलम whose time period is 2 seconds. समझ में आ गया? ठीक है. is called as seconds pendulum. नाम से ही समझ में आता होगा. ठीक है भाई? नाम से ही समझ में आता. ठीक है भाई. उसके बाद क्या आगे चलते हैं. आगे जो है स्टेट द फॉर्मूला फॉर इट्स लेंथ. क्या निकालना है आपको? उसके लेंथ का फॉर्मूला लिखना है. लेंथ का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? t is equals to क्या होता है? 2 pi under root of L by G. क्या होता है? t is equals to 2 pi under root of L by G. हम क्या करेंगे? हमको तो लेंथ निकालनी है, तो जरा क्या कर देंगे? दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देंगे. जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? therefore t square हो जाएगा 4 pi square और ये क्या हो जाएगा? L by G. समझ में आ गया? L को एक साइड पे ले लो तो therefore क्या बन जाएगा? therefore बन जाएगा L equals to t square G upon क्या हो जाएगा? 4 pi square. ये उसकी लेंथ का फॉर्मूला. समझ में आ गया? क्लियर है? तो t की जगह पर 2 पुट कर देंगे. समझ में आ गया? g की जगह पर 9.8, बाकी वालों को पुट करके आंसर निकालेंगे. समझ में आ रही बात? ठीक है. तो लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में. लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है? बेसिकली आपको सिर्फ टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए. क्या बोला मैंने? सिर्फ क्या होना चाहिए? टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होना चाहिए. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अभी हमने लिखा था t = 2 pi. अच्छा, और एक बात याद रखेंगे, जो सेकंड्स पेंडुलम है वो भी क्या है? सिंपल पेंडुलम. सेकंड्स पेंडुलम भी क्या है? सिंपल पेंडुलम. तो उसका भी फॉर्मूला यही लिखे थे और सिंपल पेंडुलम का तो फॉर्मूला ही है. ठीक है. चलो अब क्या एक एक करके सारे लॉज देखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 13, 14, 15, 16, ये सब के सब क्या है? उसी के लॉज हैं. ठीक है. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं? 13 में. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? स्टेट द लॉ ऑफ आइसोक्रोनस इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम. समझ में आ गया? आइसोक्रोनस मतलब क्या? आइसोक्रोनस का मतलब क्या होता है? सेम टाइम.
एम्पलीट्यूड कितना भी हो टाइम नहीं बदलता है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्या है आपका लॉ ऑफ आइसोक्रोनस, समझ में आ गया? क्या है वो लॉ ऑफ आइसोक्रोनस, समझ में आ गया? इसका मतलब क्या, दी टाइम पीरियड, क्या टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कहीं एम्पलीट्यूड आ रहा है? नहीं, आपको क्या मिल रहा है, लेंथ मिल रहा है और जी मिल रहा है, यानी टाइम पीरियड जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, वो मास पे डिपेंड नहीं करता, वो लेंथ पे डिपेंड करता है, वो जी पे डिपेंड करता है, समझ में आ गया? तो आप लोग बोलेंगे द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ क्या, सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, समझ में आ गया? वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, समझ में आ गया? तो लॉ ऑफ आइसोक्रोनस हो गया। 14 क्वेश्चन क्या है, पढ़ो जरा, क्या है लॉ ऑफ, क्या है वो लॉ ऑफ लेंथ, समझ में आ गया? लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ क्या होगा बता दो, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल, बाकी सबको कांस्टेंट कर दो, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, समझ में आ गया? तो आप लोग लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is directly proportional to the square root of its length, समझ में आ गया? स्क्वायर इसके लेंथ की क्या है वो डायरेक्टली स्क्वायर रूट के लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है? चलो ये भी हो गया। इसके बाद तीसरा क्या है, यानी 15th क्वेश्चन, लॉ ऑफ मास, क्या लिखोगे? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉल, समझ में आ गया? उसके बाद चौथा क्या है, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी, बताओ क्या होगा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी, समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, फिर कल आप भी नहीं आना तो भाग रहे हैं, चलो अच्छा मुझे 1 मार्क पहले कंप्लीट कराना है, तो 27 तो है, 1 मार्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं 12 बजे छोड़ दूंगा, लेकिन फिर तुमको 3 बजे आना पड़ेगा, ठीक है? 3 बजे आ जाना, 12 बजे छोड़ दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 बजे आ जाना। कितने बजे छूटेगा प्रैक्टिकल? सबमिट करके आना है ना बस। तो कितना टाइम लगेगा ये बताओ ना? अगर डायरेक्ट आना पड़ा तो डायरेक्ट आ जाना, मुझे एनी हाउ कंप्लीट कराना हो कैसे भी, ठीक है? मैं पहले इसको करा देता हूँ फिर छोड़ता हूँ। Does the variation of radius of the bob affect the period of simple pendulum? Why? क्या वेरिएशन ऑफ रेडियस ऑफ द बॉब अफेक्ट द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बाय, मतलब क्या अगर आप क्या कर देंगे, बॉब का रेडियस बढ़ा देंगे, बॉब का रेडियस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या कुछ फर्क पड़ जाएगा? लेंथ बढ़ जाएगी क्या? हाँ, बॉब का रेडियस बढ़ा रहे हैं, रेडियस बढ़ा रहे हैं, मास का डिस्ट्रीब्यूशन मान लो ऐसा ही है, मास से भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आप हमेशा एक बात याद रखें, आप अगर क्या कर देंगे, कोई भी अपैरेटस में चेंज करेंगे, आउटकम में तो चेंज आएगा ही आएगा। सवाल इसका है कि कितने एक्सटेंट तक चेंज आएगा। आप अगर मास को मिलियन टाइम्स बड़ा कर देंगे तो क्या चेंज नहीं आएगा? आएगा, आपका आउटकम अलग आएगा। तो ये थोड़ी बोल सकते हैं कि मास चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? आप किस एक्सटेंट तक चेंज कर रहे हैं उसको, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो यहाँ पर मान लेते हैं कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे ही है, ठीक है, और अगर उसको बढ़ा भी देंगे तो थोड़ा सा हम क्या करें, रेडियस को बढ़ा रहे हैं, तो क्या टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ेगा? तो उसको समझना पड़ेगा। देखो आपका ये क्या है, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके पास क्या है, ये आपका लेंथ, ठीक है, यानी आपकी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसे हुक होगा, और उसने आपने क्या कर दिया, ऐसे बॉब लगा दिया। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अब ये पुराना केस है, केस 1। इसका रेडियस है स्मॉल आर। रेडियस क्या है? स्मॉल आर। तो जब आप क्या करते हैं, पेंडुलम की लेंथ को मेजर करते हैं, तो आप ये लेते हैं एल और प्लस क्या लेते हैं, आर, क्योंकि जो लेंथ मेजर होती है पेंडुलम की वो बॉब के सेंटर पे होती है। ये आपको समझना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो अगर आपको लेंथ लेनी है तो लेंथ ऑफ दी पेंडुलम तो क्या हो जाएगा, वो एल प्लस आर। समझ आ रहा है? ये उसकी एक्चुअल लेंथ होती है। अब गुलाम मैं क्या कर दूं, अगर इसको बढ़ा दूं, ऐसे इसको बड़ा कर दूं, इसको बड़ा कर दिया मैंने, तो इसका अब जो रेडियस हो गया वो 2r हो गया।
मैंने आर और आर, अब रेडियस कितना हो गया, अब इसका रेडियस क्या हो गया 2r, तो अब नई लेंथ क्या हो जाएगी बताओ, लेंथ 2 क्या बन जाएगी, हो जाएगी l + 2r। आपको समझ में आ गया कि लेंथ बदल गई, और टाइम पीरियड तो लेंथ पे डिपेंड करता है, इसका मतलब टाइम पीरियड में चेंज आएगा। अब समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या जाता है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो लेंथ को मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं, वो सेंटर ऑफ द बॉब से पिवोटेड एंड तक का मेजर करते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहला पॉइंट, फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड दैट द लेंथ ऑफ द बॉब, the length of the pendulum is measured from center of the bob to pivoted end। समझ में आ गया, कहाँ से कहाँ तक होता है, सेंटर ऑफ द बॉब से कहाँ तक, पिवोटेड एंड तक का मेजर है। समझ में आ गया। If we increase the radius of the bob, then the length changes and hence time period also changes. समझ में आ गया, since time period is equals to 2π√L/g। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। चलो।